वंदे मातरम 150 साल का सफरनामा तय कर चुका है। लोकसभा में आज इसको लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस चर्चा को इनिशिएट किया और आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस गीत के 4 जो अंतरे थे उन्हें हटा दिया। बहरहाल अब कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि साहब, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करने के बजाय अतीत के मुद्दों पर जानबूझ के गलत तथ्यों के साथ चर्चा की जा रही है। आज वंदे मातरम को लेकर बवाल हुआ और हमारे सवाल हैं, क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ अन्याय हुआ जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर राजनीति कौन कर रहा है? 40 साल तक संसद ने राष्ट्रगीत से दूरी क्यों बनाए रखी? सबसे अहम सवाल तो यह है। और इसी पे चर्चा करने के लिए बहुत ही खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद से, भारतीय जनता पार्टी से राधिका खेड़ा जी, दीपक झा कांग्रेस पार्टी से, कंचना यादव आरजेडी से। राधिका जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। यह कहा जा रहा है कि साहब, ये देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, मुझे लगता है राधिका जी कट गई है हमारे साथ, कुछ ही देर में उनसे हम संपर्क साथ लेंगे। कंचना जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि वंदे मातरम पे चर्चा क्यों हो रही है? क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और यहाँ जो भी बंसल जी बैठे हुए हैं बहुत देशभक्त बनते हैं, इनको शायद मालूम नहीं है कि आजाद भारत का जो पहला रेडियो हमारे देश में बजा था तो उसमें सबसे पहला गीत बजा था वंदे मातरम। इन्हें क्या मालूम वंदे मातरम की कद्र? इन्हें क्या मालूम? जानते हैं आप, जब 1937 में आजाद हिंद फौज के लिए लड़ाई जब लेकर लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम को कोरस की तरह गाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, मात्र प्रेम प्रेम लोगों के बीच में जगाया जाए। उस समय अंग्रेजों का साथ दे रही थी आरएसएस और जगह जगह पर अरुणाचल वाले क्षेत्र में जगह जगह पर शिविर लगाकर आरएसएस अंग्रेजों के साथ सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। और ऐसी आरएसएस, ऐसी बीजेपी ये बताएंगे कि वंदे मातरम कब गाना है कब नहीं गाना है। इनको शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि 1998 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने स्कूलों में जब बोला कि वंदे मातरम प्रार्थना में लगाया जाए और अनिवार्य कर दिया, और बहुत लोगों ने आपत्ति जताई कि अनिवार्य मत करिए, कर दीजिए। और उसमें पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मीटिंग बैठा ली और उस फैसले को वापस ले लिया। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये लोग आज देशद्रोही बुलाएंगे? उनके अंदर क्या वंदे मातरम वाला प्रेम नहीं था? अपने ही नेता को बुलाएंगे? तो ये वो लोग हैं जिनको खुद का इतिहास का आता पता नहीं है, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे, आज तक वंदे मातरम नहीं गाए होंगे। आरएसएस के कार्यालय में, मुख्यालय में जितने इनके 620 से ज्यादा बीजेपी के ऑफिसेस बन चुके हैं, करोड़ों रुपए में जो देश का पैसा लूट कर इन्होंने बनाया है, वहां पर आज तक वंदे मातरम बजा नहीं होगा, गाया नहीं होगा इन्होंने। लेकिन आज देखिए, ये हमें राष्ट्रभक्ति बताएंगे, देश को राष्ट्रभक्ति बताएंगे ये लोग। और जिस कांग्रेस लेकिन कंचना जी, बात ये भी हो रही है ना कि जो पूरा गीत था उसके 4 अंतरे किसके दबाव में हटाए गए? भाई 6 अंतरे थे, अडॉप्ट तो 2 ही अंतरे किए गए। नहीं, अब आपको शायद आपको भी मुझे बताना होगा कि 1937 में टैगोर जी ने जो पत्र नेहरू जी को लिखा था, उन्होंने लिखा, साफ साफ लिखा कि मैं ये जो 2 सुरों के अंतरे हैं उसको मैंने सुर में बांधा है, और ये सुर में बांधा मैंने बंकिम चंद्र जो चटर्जी जी के सामने बांधा है। उनको तो आपत्ति नहीं हुई जिनका गीत था। समय के साथ 150 साल में हजारों लोगों ने अपने अपने तरीकों से अपने अपने सुर में इसको गाया, तब इनको आपत्ति नहीं हुई। और जिस समय कांग्रेस कमेटी की बैठक 1937 में हुई कार्य समिति की, उसमें पता है कौन कौन था? महात्मा गांधी जी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे, उसमें नेहरू जी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। क्या इन सबों को राष्ट्रभक्ति नहीं मालूम थी? इन सबों को जब अडॉप्ट कर रहे थे ये लोग 2 लाइन के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में, तब क्या सुभाष चंद्र बोस जी को राष्ट्रगीत के बारे में मालूम नहीं था? क्या महात्मा गांधी जी को राष्ट्रगीत के बारे में मालूम नहीं था? आज बताइए, सदन में बोलते हुए कैसे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बंकिम दा, बंकिम बाबू। अरे बाप रे बाप, आपके बड़े भाई लगते हैं, आपके ताऊ लगते हैं, आपके छोटे भाई लगते हैं, इज्जत से नाम भी नहीं लेने आता आपको, और आप राष्ट्रभक्ति की गीत गाओगे, कंचना जी राष्ट्रप्रेम पढ़ाओगे? ठीक है कंचना जी, मैं राधिका खेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राधिका जी,
ये तो बात सही है कि ये जो अडॉप्ट किया गया था, एक कमिटी बैठी, फिर टैगोर जी ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में ये बात लिखी और सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में ये गीत गाया गया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। सप्ता कोटि कंठा कला कला निनदा कराले। चलिए मैडम, इसके आगे गा के सुनाइए 4 पंक्तियां। आप हम पे इल्जाम लगा रही थी हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, इसके आगे की लाइन गा दीजिए, 4 लाइन। चलिए इंतजार करो, नीचे मत देखिए कंचना जी, पढ़ के कोई भी गा देगा, ऊपर आंखों में आंखें डाल के गाइए, इसके आगे गाइए। राधिका खेड़ा सुनो, मैं आपकी चाची की बेटी नहीं हूँ, तमीज से बात करिए, राधिका जी लगाइए, आगे का सुनाइए। सुनिए राधिका खेड़ा सुनिए, गाना गाओ आगे का वंदे मातरम। चलो सुनिए राधिका खेड़ा, आप एक कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गई हैं, थोड़ी सी इज्जत रखिए राधिका खेड़ा। सुनिए राधिका खेड़ा, आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे हम। और ना सुनो, हमारे बाप दादा, हमारे परिवार के लोग शहीद हो रहे थे, तो तुम कौन हो भाई सर्टिफिकेट देने वाली राधिका खेड़ा? और तुम्हारे जैसे लोग ना, तुम्हारे जैसे तमाम लोग जो है, ये आज जो झुंड में चल रहे हैं ना, लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। आज पता है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब होते ना, इसको म्यूट करेंगे इस बदतमीज औरत को। है मोदी है तो लेकिन एक मिनट राधिका जी, अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं अगर आप इनको म्यूट हाँ प्लीज बोलिए राधिका जी, बोलिए। धन्यवाद। अब देखिए ना कितनी कुंठा, कितना नफरत भरी है रजत के प्रवक्ता में वंदे मातरम से। बहुत चीजें उन्होंने मेरे नेता के लिए बोली, मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए बोली, आरएसएस के लिए बोली, मैं शांति से सुनती रही ना, मैंने इन पे एक भी व्यक्तिगत टिप्पणी करी। मैंने बस इनको एक छोटी सी गुजारिश करी आपके शो पे कि इस लाइन के बाद 4 लाइन वंदे मातरम की गा दीजिए। सुन बे राधिका खेड़ा, ये बोली, मेरे परिवार तक गया। अरे मैडम, मेरे परिवार में तो 2-2 ताम्रपत्र हैं, मेरे परिवार वाले तो 15-15 साल जेल में रह के आए हैं। मेरे परिवार पे मत जाओ, मेरे परिवार में तो वो लोग हैं जो राधिका तुम डिबेट कर लो, कांग्रेसियों से नई भाजपाई हुई है, राष्ट्रभक्ति थोड़ा सीख लो। चलिए, आपको आदत होगी ऐसे यहाँ पे लड़ाइयाँ कराने की, मैं इस तरीके की डिबेट ज्वाइन नहीं करती। आप इनको म्यूट रखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली। एक बार कंचना जी, मुझे लगता है राधिका जी को कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप बोलिए राधिका जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैं चाहता हूं आप सब अपने विचारों को रखने के लिए। परिवार पे सवाल उठाया, मेरे परिवार में अंडमान निकोबार काला पानी में सजा काट के आए हैं। क्यों व्यक्तिगत होने की जरूरत ही नहीं है राधिका जी, हम मुद्दे पे आ जाते हैं, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगी, जब ये इल्जाम लगा रही थी मेरे देश के प्रधानमंत्री, अरे हर कोई तरीके से बोल, देखिए आप नहीं तय करेंगे मैं क्या बोलूंगी। जब वो बकवास कर रही थी आप सुन रहे थे, तो अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए राधिका जी। आप लोगों को भी कड़वा लग रहा है, ये तरीका नहीं है, आप बार बार मुझे टोक रहे हैं। मैडम, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर हम उसी मुद्दे पे बात करें। बोल रही थी, आपने नहीं टोका, पर आप लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं ना, आप उनको रोक पा रहे हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। अभी मैंने आपको बोला ना राधिका जी, आप बोलिए, आपका समय प्लीज आप बोलिए। मेरे परिवार में लोग अंडमान निकोबार काला पानी की सजा खा के आए। मेरे परिवार के लोग बैठ के राजशाहियों की तरह पैलेस के अंदर नजरबंद नहीं हुए थे, जहां पे बैडमिंटन भी खेला जाता था, जहां पे लंबी लंबी किताबें भी पढ़ी जाती थी। मेरे परिवार पे मत जाइए। आपको मैंने बोला 4 लाइन गा दीजिए वंदे मातरम की। आप इतना परेशान हो गई कि खुदा पड़ी। इससे आप साबित हो गया कि किसके डीएनए में देशद्रोह है, कौन है जो वंदे मातरम से नफरत करते हैं। वरना कोई मुझे भारतीय हिंदुस्तानी बता दीजिए जो अपने देश पे गर्व करता हो और वंदे मातरम ना गा सके। हर जना गा सकता है, एक लाइन गा देती, चलो उसके आगे की नहीं आती तो पहले की 4 लाइन गा देती, लेकिन इन्होंने वंदे मातरम अपने मुंह से नहीं बोला। ये असलियत है। और ये फिर कहते हैं कि डिबेट मत कराइए। क्यों नहीं कराए, क्यों नहीं देश को आपकी असलियत दिखाए? नहीं तो राधिका जी, जिसको वंदे मातरम गाना नहीं आता वो देशभक्त नहीं है, इसका मतलब आप ये कह रही हैं? ऐसा नहीं है। अगर ये मेरे पे सवाल उठाएंगे, मेरे देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाएंगी, आरएसएस पे सवाल उठाएंगी, तो मैंने अगर इनको गाने को बोल दिया तो क्या तकलीफ है? आप डिबेट पे आइए, कम से कम तब तो याद करके आ लेती। आप डिबेट करना चाह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा आज पार्लियामेंट में बोल रही है, उनको खड़ा करके बोल दीजिए, गा के सुना दे। दीपक झा जी यहाँ बैठ के गा लेंगे, लेकिन उनके नेता नहीं गा पाएंगी, ना राहुल गांधी गा पाएंगे। मैं जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर वो गा देंगे बिना कागज में पढ़े, और ये सच्चाई है। लेकिन मूल मुद्दा तो ये है ना कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में, जैसा कि आपने आरोप लगाया है कि 4 अंतरे हटाए थे, आपने यही तो मूल मुद्दा उठाया। आज प्रधानमंत्री जी ने इसी का तो जिक्र किया। क्यों नहीं बोला जाए, क्यों नहीं सच बताए? क्या देश को हमेशा, हमारी पीढ़ियों को सिर्फ वही हिस्ट्री पढ़ाई जाए जो कांग्रेस चाहती थी?
मुगलों के नाम गिराइए, बाबर का बेटा कौन, हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन, अकबर, ये रटवाया जाता था। क्या किसी को पता था शिवाजी की पीढ़ी कौन है? नहीं पता था। क्या किसी को पता था सांध्या तोपे की पीढ़ी कौन है? नहीं पता था। लेकिन मुगलों के नाम याद रखने, आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, बाबर का बेटा कौन, उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन। इनकी हमने तैयारी करनी है, फ्रेंच वॉर की तैयारी करनी है, इंडो स्पेनिश जो आए उनके ऊपर बात करनी है। लेकिन जो हमारे वीर पूर्वज थे, किसी ने आज तक लक्ष्मीबाई जी के पूरे खानदान के बारे में नाम याद कराया नहीं कराएगा, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं गया। जो चीजें हैं उससे देश को अवगत नहीं रखा, तो आज वो लेकिन सब पता राधिका होना जी, मैं चाहिए। आपसे एक बात कहूं, ये जो कहा जा रहा है ना मुस्लिम लीग की बात हो रही है, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना हसरत मोहानी जेल में बंद होकर वंदे मातरम गाते थे, रफी अहमद किदवई जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो वंदे मातरम गाते थे, बैरिस्टर अब्दुल रसूल मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद वंदे मातरम गाते थे, अशफाक उल्लाह खां फांसी में चढ़ते हुए वंदे मातरम कहते हुए बोल गए। तो ये जो प्रेजेंट किया जा रहा है ना, ये भी तो पूरा सच नहीं है। चलिए, आपको ये दिखाई दे गया, आपने एक बार भी आप ये नहीं बोला, एक बार बोल दीजिए जो हमारे वंदे मातरम से माँ दुर्गा का नाम हटाया गया वो गलत था। आपने वो बोला, वो 4 लाइनें जो हटाई वो नहीं हटानी चाहिए थी। क्या हम हिंदुओं की कोई आवाज नहीं है? क्या अगर भगवान का नाम हटा दिया जाएगा तो वो कैसे देश के खिलाफ तो हो गया? वो ये रविन्द्रनाथ भारत टैगोर देश जी ने है उसमें जिसका नाम हिंदुस्तान है सर, नाम ही हिंदुस्तान है, और ये सच्चाई है। ये देश में राधिका majority जी, हिंदूज की है। लेकिन वो गाना कब लिखा गया था? वंदे मातरम एक किताब में लिखा गया था, बंकिम चटर्जी साहब ने ये लिखा था, इसीलिए क्योंकि वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से एक पूरा खड़ा होना चाहिए आंदोलन, तब लिखा गया था। फिर उसको अडॉप्ट किया गया, इसीलिए अडॉप्ट किया गया। लेकिन आपने उसकी लाइनें हटा दी, क्यों हटाई? किस चीज के लिए? आज भी आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ये सब नहीं गिनाया जाएगा। ये भी गिनवाइए ना कि वही कांग्रेस, वही टीएमसी की अलायंस, इंडिया अलायंस आज बाबरी मस्जिद बना रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद बनेगा। वो नहीं, बाबर के नाम का मस्जिद, टीएमसी ने जिन्होंने 4 लाइनें टीएमसी ने तो हुमायूं हमें भी कबीर को पीड़ा निकाल हुई। दिया ना, टीएमसी ने हुमायूं अरे कबीर को बुला दिया। अब आप कितने दिन लगे? वंदे चलिए आप बताइए, कितने दिन हम बाद बात निकाला? करें वंदे मातरम में, कितने आप दिन आ बाद गई हुमायूं निकाला? कबीर आप पे। अगर उसके ठीक है निकालने के लिए आप उसके पक्षधर हो रहे हैं, कितने दिन बाद निकाला? मैडम, ये जब जो तय कर हुमायूं लिया, कबीर, देख लिया कि इसका इफेक्ट क्या हुआ? राधिका जी, जो ये हुमायूं राजनीति मत कबीर, ये करवाइए। जो बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख रहे हैं, वो आपकी पार्टी में रह चुके हैं, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो मैं गिनवाऊं कौन कौन कांग्रेस में है और क्या क्या है? नहीं तो आप कह रही ना, तो आप हैरान हूं, बताओ, आपको सारी कमियां हमारे में दिख रही है, लेकिन आपकी मैं देखना चाहूंगी कितनी हिम्मत होती है कांग्रेस से पूछने की कि नेहरू जी ने किस हिसाब से हिंदुओं से उनका हक छीना, क्यों माता की लाइनें दुर्गा माँ की उसमें से निकाली। इतना आक्रोश और इतने सवाल अगर वो 4 लाइन हटाने के लिए आप पूछ के दिखा दे भारतीय जनता पार्टी अरे या रजत उसमें के प्रवक्ता से, क्या, या रजत के प्रवक्ता से मेरे पे चिल्ला रही थी, देश के प्रधानमंत्री राधिका पे शक जी, बोल रही थी, और आप 4 इतना लाइन वंदे मातरम की गुस्सा नहीं मत गा पाई, होइए, बहुत तो आप आराम उसको से भी ये बताना बातें है। कही जा सर, सकती बोलने है। दीजिए, बीच में मत टोकिए। आप जब नहीं, सवाल आप करते इतना हैं, मैं नाराज चुप मत रहती हूँ। होइए पहले तो। तब नहीं, मैं होंगी। नहीं, जो नहीं। महिला वंदे मातरम नहीं अभी गा सकी, आप मेरे आप- पे सवाल लेकर आए आप- कि वो आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन आपने उनसे नहीं तो पूछा। आप इस मुझे डिबेट मत में बताइए आई ना, है, मुझे देश कांग्रेस की से क्या नेता पूछना है बनती राधिका जी, वो मैं अगर पूछ इस देश लूंगा। के नेता को नहीं आता, जो कहती है मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ, मैं नेहरू जी की ओहो, वो पढ़ती हूँ, आपने राधिका कैसे जी, नहीं कही? तब आप ओहो करिए या वो करिए। इतना आक्रोश और इतने सवाल उधर भी लगाने चाहिए थे सर। ठीक है। जितनी बार आपने मुझे टोका, उनको बोलना चाहिए था जब वो मेरे पे अभी आप पूरे देर से बोल रही हैं, ठीक है। अभी राधिका जी हो गया, आपने हमने काफी समय ले लिया। दिक्कत नहीं है राधिका जी, आपने काफी समय ले लिया, अभी आपने अपनी पूरी बात कह ली है। दीपक झा साहब, ये बात बार बार आती है कि जो मैं बार बार पूछ रहा हूं, जो 4 अंतरे हटाए गए, ये तो बात सच है कि वो मुस्लिम लीग के दबाव में हटाए गए, और तब ये कहा भी गया था और नेहरू जी ने बाकायदा लिखा भी है कि दैट द बैकग्राउंड ऑफ वंदे भारत वाज लाइकली टू इरिटेट मुस्लिम। ये उन्होंने 20 अक्टूबर 1937 को कहा। जी, अब मैं जवाब दूं? जी प्लीज। रमेश जी, हाँ, देखिए, राधिका जी मेरी बड़ी बहन की तरह है, इन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया। जब वे कांग्रेस में रहती थी तो मुझे बताती थी भाजपा प्रवक्ताओं से किस तरह से डील करना है, और आज मेरा संयोग बस कहिए कि इनसे आमना सामना हो रहा है। तो कहते हैं ना, अर्जुन को भीष्म पितामह के खिलाफ तलवार उठाना था, बाण चलाना था। तो हमारे लिए आज वही सम्मान के साथ मैं राधिका जी को कहना चाहूंगा कि राधिका जी, इस देश में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। माँ दुर्गा के लिए पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ रखा है। आप माँ दुर्गा की भक्ति करिए। नवरात्रि, नेहरू जी ने कभी मना नहीं किया कि नवरात्रि में पूजा मत करिए। बंगाल में कभी नवरात्रि में किसी ने नहीं कहा कि वहां दुर्गा की उपासना मत करिए। दुर्गा तो
कण कण में है, क्षण क्षण में है, रग रग में है। तो दुर्गा की भक्ति को नेहरू जी से कंपेयर मत करिए। मैं तो बस इतना कहता हूं, कोटि कोट च भुजैर धृते खर करार कराले रिपु दल धारणीम मातरम वंदे मातरम। इसके आगे का लाइन अब आपको मैं बोलूंगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं आपका टेस्ट नहीं लूंगा कि आप आगे की लाइन बोलिए। बात है मुझे लगता है सुनना चाहते हैं, बताइए बताइए। दीपक झा साहब, राधिका जी, ये अच्छी चीज नहीं है। ये अच्छा नहीं है कि आपको ये लाइन पता है नहीं, आपको ये लाइन पता है नहीं। कौन सी लाइन से गाना बताइए? मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं आप किसी को चैलेंज मत करिए ऐसे। चैलेंज पूरा करूंगी, बताइए कहां से गाना है? रमेश जी, सबसे ज्ञानी तो इस देश में आज दो ही हैं, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे उनके पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं। तो दूसरे जो प्रवक्ता लोग हैं, ये 4 लाइन रट के आते हैं। सुनिए, रटंत विद्या और खुदंत पानी। रटने वाली विद्या और खोदने से जो पानी आता है, एक कभी काम नहीं आता है। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्त गते धर्म कार्य काले समुत्पत्ति न विद्या न तद्धनम। तो राधिका खेड़ा जी और इनके प्रवक्ताओं की रटी रटाई विद्या जो यहाँ पे पढ़ के आ जाते हैं, तो इससे देश का कल्याण नहीं होने वाला कि तुम बताओ तुमको 4 लाइन आ गई। अरे इसको बोलते हैं कालनेमी। ये भाजपा के प्रवक्ता और ठीक है, अभी राधिका जी सुन रही, राधिका जी सुन रही, बोल। अच्छा, आप दीपक जी पूछ लीजिए, बोलना। राधिका जी बोल रही है, बोलिए राधिका जी, जवाब दे दीजिए। मेरी आवाज सुन रही है? हाँ, राधिका जी आपको सुन रहे हैं। मैं लगातार ये बात बोल रही हूँ, मुझे दीपक जी की आवाज भाव से नहीं आ रही थी। वो फिर से रिपीट कर दें, वो कहाँ से सुनना चाहते हैं, मैं एक एक शब्द गा के सुना दूंगी। तो मुझ पे व्यक्तिगत मत जाइए, बताइए राधिका जी। अभी केवल ये गलत, ये सोच ही गलत है। मैं सोचता हूँ बहुत जरूरी है। मैं तो राधिका ये सोच गलत है। रमेश दीपक झा साहब, ये सोच गलत है। आप किसी से पूछेंगे कि आपको ये लाइन आती है नहीं, ये लाइन आती है नहीं, अच्छी चीज नहीं है। रमेश, पहली बात आपने एक बात बता रहा हूँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कोई अच्छी सोच थोड़ा है। सुनना ही नहीं चाहता, मैं तो राधिका जी से सुनना ही नहीं चाहता। मैंने कहा जितना मुझे ज्ञान है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान इनको है। हर जवाब मिलेगा। अरे साहब, आप उस देश में लड़ने हैं आप उस देश में लड़ने हैं जहां कहा जाता है अहिल्या गौरी तारा कुंती मंदोदरी चा पंचकन्या दिशेवितंग महापापो विनाशनम। कितनी सारी चीजें इस देश में कही गई है, लेकिन आप, ये कोई कंपटीशन थोड़ा चल रहा है। सवाल इस बात का है कि आपको जवाब देना था झा साहब। नहीं, राधिका जी, मैं आपको सुन रहा हूं, आपकी आवाज पहुंच रही है आपकी। मैं 1 सेकंड रुक जाइए। रमेश जी, आपने सवाल किया। दीपक झा साहब, अभी आपने शुरुआत में कहा आपको तैयारी राधिका खेड़ा जी ने किया, आपको तैयारी राधिका खेड़ा जी ने किया। अब आप उन्हीं का टेस्ट लेने लग गए। कौन विद्यार्थी है जो अपने गुरु का एग्जाम लेता है भाई? अरे सुन तो लो भाई। रमेश जी, क्या तो उत्तर पश्चिमी तरफ चला रहे हो? भाजपा के प्रवक्ता बन रहे हो या भाजपा के चाटुकार बन रहे हो? मैंने कहा कि राधिका खेड़ा का मुझे टेस्ट नहीं लेना है। मुझसे ज्यादा इनको ज्ञान होगा, ज्यादा इनको संस्कृत के श्लोक याद होंगे, ज्यादा राष्ट्रभक्त होंगे। लेकिन आज देश में ऐसी क्या समस्या आ गई है कि 1937 में जब वंदे मातरम गाया गया था तो भाजपा कहाँ थी? भाजपा के लोग देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे थे? जिसके लोग पूजा करते थे। 1 मिनट नहीं 1 मिनट रुक जाइए। अरे मुझे बताइए कौन सी लाइन पे सुनना है? राधिका जी, आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा है यहाँ पर। आप क्यों इतनी चिंतित हो रही है? हमें मालूम है आपको वंदे मातरम पूरा याद है। हमें, अरे हम सबको पूर्ण विश्वास है कि आपको वंदे मातरम पूरा याद है। आप क्यों इस पहले मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे को कहाँ से गाने को कहा गया। अरे देवी जी, आपको कहीं से गाने की जरूरत नहीं है। आप वही गाइए जो नरेंद्र मोदी जी गाना चाहते हैं। आप वही गाइए जो नरेंद्र मोदी जी सुनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो लाइन गाना चाहते हैं वो लाइन गाइए। जवाब देंगे जब तक मुझे गाने का मौका नहीं मिलेगा। पूछ लीजिए रमेश जी। ठीक है, एक मिनट। रमेश जी, 15 अगस्त 1947 को जब आजादी की घोषणा होती है, उस वक्त श्रीमती सुचित्रा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको अडॉप्ट करती है। आप उस देखिए, इतिहास में बहुत कुछ है। सब अपने कन्वीनियंस से मैं देख रहा था पार्लियामेंट में उस इतिहास को बता रहे थे जिसको जो सूट कर रहा था। बहुत गलत मैं देख रहा था डिबेट करने का। राधिका जी, बहुत गलत तरीका है। राधिका मैं बार बोल रही हूँ, ये आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्यों इतना नाराज हो रही है राधिका जी? क्योंकि मैं एक क्लिप कटुआ के साथ डिबेट अरे बोलिए दीपक झा जी, बोलिए क्या सुनवाना चाहते हैं, कौन सी पंक्ति सुनना चाहते हैं आप?
बताइए कौन सी लाइन से झा साहब बताइए। जानना चाहता हूँ कि हाँ, बताओ। 1896 में ना उस पे कांग्रेस आएंगे, आप अध्यक्ष लाइन बताइए जहां रहमत से सुनना सयानी चाह रहे थे, थे कि मैं उनकी तकलीफ में आ जाऊंगी। अध्यक्षता में जब ये गाया तकलीफ गया तो था हटाने तब दीजिए मुझे, भाजपा वाले आपकी कहाँ थे? तकलीफ। मुझे लग रहा है राधिका जी पूरा 1950 कंठस्थ में करके आइए पूरा। दर्जा दिया गया रुकिए। था, भैया तो मुझे भाजपा लगता वाले है कहाँ मेरे थे? घर जरा वालों ने इतिहास एक बार को बताइए, सुनिए। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुना, एक मिनट दीपक झा जी, दीपक झा जी रुक जाइए अब आप, दीपक झा जी रुक जाइए। राधिका जी, राधिका जी नहीं पीछे लाइन जाननी आप है तो सुन, वैसे आप मुझे गाइए, गाना था। आप 4 लाइनें गाइए। डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो राधिका जी वंदे प्लीज मातरम की गाइए मुझे आप। गाने ना देकर। राधिका जी आप बताइए गाइए दीपक प्लीज। झा साहब, आपने मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणियां बहुत राधिका करी जी आप शुरुआत में, गाइए, मैंने आप आपसे क्यों नहीं व्यक्तिगत करी। हो रही है इतना? राधिका जी आप कहाँ मैं से गुस्सा जानना होके आई है चाहती इतना? हूं कि आपने कौन सी लाइन सुननी है, इसमें तकलीफ क्या आपको है? जो मैं गानी है खत्म हो गाइए। जाएगी ना। आपको क्यों तकलीफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदे मातरम गाना चाह रही है और बाकी प्रवक्ताओं को नहीं आता है? आप प्लीज गाइए, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप बताइए प्लीज दीपक गाइए। झा कौन सी लाइन से सुनना है? आप बताइए। गाइए, आप गाइए, आखिर की लाइन बताइए गाइए ना प्लीज। दीपक झा कौन सी लाइन से सुनना है? और यहाँ पे कौवा भक्ति मत लाइन दिखाइए बताओ, अपनी। कहाँ से सुनना कौवा है? भक्ति नहीं दिखाना चाहिए किसी भी लाइन व्यक्ति को। बताओ दीपक इसको झा बोलते हैं कहाँ से सुनना है? चलिए इसको कौवा म्यूट कर भक्ति। दीजिए, मैं आज रमेश पूरा जी, वंदे मातरम एक कौवा गाऊंगी। भक्ति से कौवा बैल चील अच्छा सब ठीक है, बताती हूँ। दीपक जी रुकिए, गाइए राधिका जी गाइए, लेकिन स्वर पे गाइएगा। निसप्ता कोठी बुद्ध तत्वा खतरा वाले, सप्ता कोठी कंठा कला कला निनादा कराले, निसप्ता कोटि बुद्धिरता करा कराले, का बोला का नोमा इथ बोले, का बोला का नोमा इथ बोले, बाहुबल धरनी नमामि तरनी। आगे की भी सुननी है क्या? इतना हो गया, तकलीफ में आ गए होंगे। पूरा गाओ तो पूरा शो मुझ पे ही जाएगा। राधिका जी मैं चाहता हूं पूरा सुना दीजिए, सब लोगों को पता भी लग जाए। रिपुदल वरनिन मातरम वंदे मातरम, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा, त्वं ही प्रणात शरीरे बहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गादी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम, त्वं ही दुर्गा दशा प्रधानी कमला कमलदा बहारिणी। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है सुरीली, इसलिए मैंने ऐसे गाया। आगे का भी सुनना नहीं, चाह रहे लेकिन हैं आपने क्या? बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत शानदार गाया और बहुत अच्छा गाया। मुझे लगता है बाकियों तक भी आपका संदेश पहुंच गया होगा। बंसल साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं। बंसल साहब, मैं ये सिर्फ इतना आपसे जानना चाह रहा था कि कांग्रेस कह रही है कि आप देश की चुनौतियों पे चर्चा करिए, वर्तमान की चुनौतियों पे चर्चा करिए। आप क्यों आज से इतने साल पहले जो डिसीजन लिया गया उस समय की स्थितियां क्या रही होंगी उसको देखते हुए उस पर क्यों चर्चा करना चाहते हैं? आप इस बात से सहमत हैं? लेकिन या आप चाहते हैं कि साहब जो हिस्टोरिकल मुद्दे हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उन पे डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट को डिस्कशन करना चाहिए? रमेश जी, दो बातें हैं। एक तो राधिका जी, चूँकि उनके पास शायद लगता है ऑडियो नहीं पहुंच रहा था, तो राधिका जी खुद तो सुनाना चाह रही थी, लेकिन वास्तव में जो दीपक जी ने सुनाया वो गलत था। वो उसको शायद वो नहीं पकड़ पाई। कोई बात नहीं, चलो, उन्होंने लगता है उनका बालक था तो इसलिए क्षमा कर दिया, विद्यार्थी था। लेकिन कुल मिला के ये कि देखिए, जो शब्दों की रचना है वो शब्द नहीं है वास्तव में, और गायन इस तरह से होता भी नहीं है। वो वंदे मातरम का एक तरीका है, और वो एक स्वर है, और उसका एक अटेंशन है, और उसके प्रति एक समर्पण का भाव होता है। तो दीपक झा जी, मैं माफी चाहूंगा, अभी सिर्फ बंसल साहब बोलेंगे। रमेश जी, कोई मुझे बीच में बोलने की आएगा। आदत नहीं है एक्चुअली, ये जो कांग्रेस की आदत है केवल ना, विनोद बड़ी खराब बंसल है साहब actually। बोलेंगे, क्या प्लीज करूं? बोलिए बंसल साहब। देखिए, डिबेट के 25 मिनट बाद हम लोग एंट्री करें, और मैं चाह रहा हूं कि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको छिछली राजनीतिक डिबेट में न जाकर के हमें एक संकीर्ण समग्र तरीके से लेना चाहिए। देखिए, ये वंदे मातरम के बारे में दुनिया को पता है। ये बातें छींचा लेदर करने वाली बात है कि कांग्रेस ने क्या किया और हमने क्या किया, आरएसएस ने क्या किया, इसने क्या किया। लेकिन कुल मिला के आज के परिदृश्य में अगर आप देखते हैं, रमेश जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई पास्ट में जाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन पास्ट में गया कौन? आखिरकार इस डिबेट की मांग किसने करी? कांग्रेस ने आखिरकार इतना स्थगन और हंगामा क्यों किया? तब जाकर के सरकार ने कहा कि नहीं, हाँ चलो हम 10 घंटे की डिबेट कराएंगे। जब डिबेट कराओगे तो फिर तो सारी चीज़ें, भूत भविष्य और वर्तमान सब चीज़ आएगी। उसमें किसी को अगर तकलीफ हो रही है तो लगता है यही है कि भाई वो वास्तव में जो है ना, वो उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हम नंगे हो जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं अब इस पर डिबेट क्यों करवा रहे हो, अब उस पर डिबेट करो। बंसल साहब, 26 अक्टूबर 1937 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेहरू जी को एक खत लिखा, और उस खत में उन्होंने सलाह दी कि पहले 2 पद ही गाए जाएं। ये तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी नेहरू जी को।
बंसल साहब, मुझे बोल रहे हैं कि रमेश जी? हाँ जी, आप ही को बोल रहा हूँ सर। हाँ रमेश जी, मुझे बोल रहे हैं क्या? थोड़ा हाँ आवाज जी, मेरी कट मैं गई थी, दोबारा बोलिए प्लीज। 26 दोबारा अक्टूबर बोलिए, 1937 को मैं सुन नहीं पा रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेहरू जी को पत्र लिखकर सलाह दी कि पहले 2 पद ही जोड़े जाएं वंदे मातरम में। जी 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 जी। देखिए, इसके पीछे कारण जो है ना वो मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम लीग की जो बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जो कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा था। ये वास्तविकता इसको छुपाने का कोई कारण नहीं है। ये दुनिया को पता है कि आखिरकार यही मुस्लिम लीग थी जिन्होंने 1937 से पहले लगातार साथ में मिलकर के वंदे मातरम गाया था। और आप देखिए, पूरा वंदे मातरम गाते थे। लेकिन जैसे जैसे जिन्ना का प्रभाव बढ़ा और वैसे जैसे जैसे वो भारत के विभाजन की उनके मन मस्तिष्क में ये बात आई, तो उसके बाद उन्होंने वंदे मातरम की पंक्ति का विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस को उस समय सरेंडर करने के बजाय दृढ़ता के साथ रुकना चाहिए था कि भाई हाँ, नहीं पूरा गाएंगे। इसका क्या मतलब है? तो अगर वहाँ रुक जाते तो देश का विभाजन भी टल जाता, ऐसा लग रहा है मेरे को। और आप देखिए कि वो वही विभाजन की वास्तविक नींव थी। वहाँ से जो है ना, जो अलगाववाद पन पाना जी, उसके कारण जो है ना देश में अनेक प्रकार के अलगाववाद तैयार हुए। और ये जो जिन्ना की सोच है, इसी वंदे मातरम के विभाजन के साथ ही भारत विभाजन की नींव रख दी। और आप देखिए कि 1937 में जो कुछ हुआ उसकी परिणति जो है ना 1947 तक रही। और ये जो वंदे मातरम के प्रति जो दुराव है, नहीं, लेकिन देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी तो इसको चर्चा करी ना। आज भी आपके पैनल पर भी बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी तो पूरी चर्चा की ना इस मुद्दे पे, तभी तो उन्होंने नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया इसको। थी जो चीजें कांग्रेस नहीं, रमेश जी बिल्कुल, रमेश जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी उस समय की मजबूरी थी, चूंकि कांग्रेस ही जो है सब कुछ था उसमें, कांग्रेस का ही प्रभाव था उसमें। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कुछ कांग्रेस ने 1937 में पारित कर दिया था एक तरह से, वही उसको जाकर के अडेप्ट किया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक है, चाहे 2 स्टंजा ही सही, आज तो स्थिति है कि 2 स्टंजा के बाद छोड़ दीजिए, 2 शब्द गाने को तैयार नहीं है लोग। वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं। अरे पार्लियामेंट में तक नहीं गाया जाता था साहब, 90 के दशक से शुरू हुआ, पार्लियामेंट में नहीं गाया जाता था। 2 रह गए। मेरा प्रश्न यह है रमेश जी, देश की संसद में 40 साल तक नहीं गाया जाता था। आप पास्ट को भूल भी जाइए, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। आज भी वो जो, हाँ नहीं सुनिए तो सही रमेश जी, मेरी बात को जरा पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो संसद में 1990 के बाद से मान लो शुरू भी हुआ, तो भी उसके बाद विरोध करने वाले कौन कौन लोग थे, आप ये जरा पहचानना पड़ेगा आपको। जो भी समाजवादी पार्टी के सांसद थे उन्होंने विरोध किया, जो कांग्रेसी और मुस्लिम सांसद थे उन्होंने विरोध किया। और अब जो है ना पार्टियां खुले में विरोध करती हैं। आज कई सारे जो मुस्लिम आपके देश के संविधान ने सबको वो अधिकार दिया, अगर कोई नहीं गाना चाह रहा है तो ना गाए। आप जो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, अगर कोई नहीं गाना चाह रहा है तो ना गाए, क्या फर्क पड़ता है? हम गाएंगे ना, जिसको गाना है वो गाएगा, जो नहीं गाना चाहता वो नहीं गाएगा। किसी को जाके विनोद बंसल थोड़ा दबाव डाल सकते हैं कि नहीं आप गाओ करके। पड़ता है रमेश जी, फर्क पड़ता है। नहीं रमेश जी, फर्क पड़ता है। रमेश जी फर्क पड़ता है, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, राष्ट्र के प्रति भक्ति कोई ठोक ठोक के डंडे के बल पर नहीं होती। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो राष्ट्रभक्त नहीं है या जो इस तरह की बातें करता है, वही जो है वो राष्ट्र के साथ द्रोह भी कर रहा है। आप देखिए कि ये जो वंदे मातरम का विरोध सामान्य विरोध नहीं है। जब आप वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो सीधा सीधा आपकी जो कनेक्टिविटी है मक्का मदीना की तरफ चली जाती है, भारत को छोड़ करके। आप जो है ना एक वो जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बम विस्फोट करने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इस माँ भारती के अंदर वो श्रद्धा और विश्वास नहीं है। भारत की इतिहास, संस्कृति, उसकी गौरवशाली गाथा, गौरवशाली परंपराओं को आप जो है दरकिनार करके। लेकिन आजादी दिलाने में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर का योगदान था ना बंसल साहब। बंसल साहब इस नहीं, मैं कंचना जी को लाना चाहता हूं। कंचना जी, जो राधिका जी कहना चाह रही थी, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट बंसल साहब। उस समय का था, आज का अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैं कहता हूं जब उस समय था तो आज क्यों नहीं है? जो राधिका जी ने कहा वो बात सही है कि त्वमी की दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी। ये जो लास्ट के 4 थे वो तो हटाए गए कंचना जी, ये बात तो सच है। और हटाए इसलिए गए क्योंकि उसमें दुर्गा का जिक्र था।
सुनिए, मैं आपसे संवाद कर लेती हूँ रमेश जी, क्योंकि और किसी से बात करना वो आ जाएंगे एकदम पर्सनल अटैक करने, छोड़िए उस पे। मैं इनसे ही पूछना चाह रही हूँ कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद ये लेटर लिखा और कहा कि मैंने इसको सुर में तब्दील किया और ये जो लाइन है शुरू के ये होगा, तो उस सभा में, उस कार्य समिति की बैठक में जब सरोजनी नायडू जी भी थी, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, महात्मा गांधी जी भी थे, तो कहां से इतिहास गढ़ के लाते हैं कि नेहरू जी अकेले निकाल दिया कुछ भी, नेहरू जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने वो कर दिया। अरे भाई, एक कमेटी की बैठक हुई, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये नहीं मानते? और सबसे बड़ी इनसे सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि ये बताए कि आखिर में इन्होंने नमस्ते नमस्ते सदा वत्सल्य क्यों लेकर आए थे? ये लेकर आए थे वंदे मातरम के काउंटर में, क्योंकि ये वंदे मातरम मानते ही नहीं थे। भारत के आजादी की लड़ाई में जिनका कोई योगदान नहीं था, लड़ाई के बाद ना तो ये संविधान मानने को तैयार थे, अरे वंदे मातरम नमस्ते सदा वत्सल्य में क्या अंतर है मेरी बहन, बताना ना तो ये तिरंगा मानने को तैयार थे, ना तो ये कंचना जी ये तो संविधान बता मानने दो को तैयार थे, आखिरकार और ना ही नमस्ते वंदे सदा मातरम वत्सल्य को मानने में को और तैयार वंदे थे। मातरम में क्या अंतर है? ये रमेश जी, बंसल जी पूरा करने दीजिए, ऐसे ना मैं आपको मौका दूंगा। हाँ बोलिए, होता है अभी कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं राधिका जी के पास आऊंगा। जी बोलिए। ये बीच में अभी मैं याद दिला दूं, एक शो में थे वंसल जी, खड़े हो गए थे राष्ट्रगीत गाने के लिए, 2 लाइन भी आपको नहीं आया, तो बेइज्जती नहीं करना चाह रही हूं मैं आपका, बेइज्जती नहीं करना चाह रही हूं, ऑलरेडी बेइज्जती कंचना हो जी चुकी है, प्लीज, सुन लीजिए आप ध्यान से। आप व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। सारे गए थे अभी रुक जाइए विनोद जी। हाँ कंचना जी कंप्लीट करिए, ये ऐसे व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। राधिका जी, अगर ये तुष्टीकरण का आरोप सही है तो 1981 में गोपाल सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसने मुस्लिम के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर एक रिपोर्ट दी थी। वही 2006 में जस्टिस सच्चन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था साहब दलितों से भी ज्यादा खराब स्थिति है मुस्लिमों की। अगर ये अपीसमेंट की पॉलिसी सत्य है तो मुसलमानों के हालात इतने खराब कैसे हैं इस देश में? अब मैं 3 चीजें बोल दूं, उम्मीद करती हूँ आपने सबको म्यूट किया होगा, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, बंसल साहब के साथ जो हुआ मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि कंचना जी ने मुझ पे भी व्यक्तिगत घटिया भाषा बोली, लेकिन बंसल साहब मैं कहती हूँ उनको और बोलने दीजिए, रोज एक्सपोज होते हैं, इनकी पार्टी का हाल इसी वजह से हो रहा है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल रोज आपको और मेरे को डिबेट में बैठना चाहिए ताकि इनका असली रूप सामने आए कि ये क्या है असलियत में। बिल्कुल इनको करने दीजिए हम पे निजी हमला, इनका जवाब जनता वोट की चोट से देती है, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात आज आपके शो पे बहुत क्लियर कर दूं, रजत की प्रवक्ता इतिहास की एक नई स्क्रिप्ट पढ़ रही है तब से। वो कहती है कि आरएसएस में नमस्ते सदा इसलिए शुरू किया गया क्योंकि वंदे मातरम नहीं गाना था। तो मैडम थोड़ा पढ़ के आया करिए, जेएनयू में है, अच्छे कॉलेज में है, अच्छी पढ़ाई करिए, पढ़ना चाहिए। आरएसएस की शाखाओं में शुरुआत से ही वंदे मातरम गाया जाता है। आज भी आरएसएस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम, भारत माता की जय, एकात्मा स्त्रोत सब गाया, तीनों गाए जाते हैं। और नमस्ते सदा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एक अलग प्रार्थना है। इसे वंदे मातरम हटाने की चाल कहना इतिहास से छेड़छाड़ है। दूसरी बात मैं बता दूं, इन्होंने शुरुआत में कहा, क्योंकि बात रह गई थी, क्योंकि मैंने इनको वंदे मातरम गाने को कहा तो ये पॉपकॉर्न बदल गई। अब उसका जवाब दे देती हूँ। इन्होंने कहा कि आरएसएस नेताजी के खिलाफ थी। अरे आरएसएस नेताजी के खिलाफ थी इसलिए 1938 और 39 में नागपुर जाके स्वयं नेताजी ने आरएसएस को अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की हमारी खुलकर प्रशंसा कर दी। अभी तो वो खिलाफ थे हम उनके, लेकिन फिर भी नेताजी ने कहा नहीं, आरएसएस हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं उनके अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की तारीफ करूंगा। जय हिंद का नारा आईएनए से निकला और आरएसएस ने उसे देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। ये है आरएसएस, कहीं पे ऐसा नहीं कहा गया। और नेताजी के खिलाफ नेताजी जो थे, मैडम फिर से दिखा दूं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूकें उठाई और कांग्रेस ने उन्हीं अंग्रेजों के साथ सत्ते की सौदेबाजी करी। और क्या हाल किया नेताजी का, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो इतिहास अगर पढ़ना है, कांग्रेस की स्क्रिप्ट से तोड़ मड़ो के मत पढ़िए। माना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हैं, वहां पे ज्यादा हीरोइज्म होता है, देश के खिलाफ नारे लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि देश के खिलाफ आप लोग इतिहास बोले। अरे आप वंदे मातरम गाने के नाम पे तो सीट से फुदक पड़ी। बात आती है बात की आज भी मुसलमान क्यों पिछड़ा है, यही तो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं। आपने इतनी अपीजमेंट पॉलिसी कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने ये कह दिया मुसलमान के पास पहला हक है इस देश के सारे चीजों का, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? जब शाहबानो का केस आया तो इसी राजीव गांधी जी की सरकार ने, राजीव गांधी जी ने स्वयं उस केस को कोर्ट के खिलाफ जाके पलटवाया। ऐसे आप उत्थान कर रहे थे मुसलमान महिलाओं का। जब हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ लॉ लेकर आए तो सबसे ज्यादा शोर किसने मचाया? इसी कांग्रेस ने मचाया। ऐसे नहीं होता। राधिका जी, आपसे राधिका जी, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, जिस जिन्ना के दबाव में आके, मुस्लिम लीग के दबाव पे आके वंदे मातरम के 4 जो स्टेंजा साहब वो हटाए गए,
उसी जिन्ना की मजार में लालकृष्ण आडवाणी जी पहुंच गए मत्था टेकने, ये भी तो पूछा जा सकता है। फिर देखिए, अब मैं आपको क्लैरिटी से बताती हूँ। जब भी आप किसी देश में जाते हैं, आप स्टेट के गेस्ट होते हैं। जब कोई हमारे देश में आता है तो सब महात्मा गांधी जी क्या जाते हैं, करें या हु करें। लेकिन जब पाकिस्तान आप जाएंगे, जब आप, अरे सुन लो ना, अगर आपको डिप्लोमेसी नहीं आती तो मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। अगर आपको डिप्लोमेसी नहीं आती तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाकिस्तान जिन्ना को अपना सब कुछ मानते हैं तो वो अपने ही फादर ऑफ नेशन के पास लेकर जाएंगे। ये बेसिक चीज होती है। अगर आपको बेसिक डिप्लोमेसी नहीं पता और कांग्रेस के प्रवक्ता करके अपने नेता की तरह करते, लेकिन राधिका जी ये तो शुरू में कह रहे थे आपने ही सिखाया इनको। इंदिरा भवन में खड़े होके जिनका नेता कहता है मैं फाइट विद द इंडियन स्टेट, उनकी है और तालियों से ना देश सुनता है ना हम सुनते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम की आपने लाइन काने को खाई, तकलीफ में आप आ गए। लेकिन तो इसलिए मुझे एक सर्टिफिकेट ठीक है राधिका जी आपने अपनी बात कह ली। अब आपके हर जवाब दीपक झा जी, मेरे पास 4 गुना ही होगा। दीपक झा जी, एक बात तो आप मानेंगे ना, पार्लियामेंट में 40 साल तक वंदे मातरम नहीं गाया जाता था। मुझे याद है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नायक थे, उन्होंने ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई। मैं आ रहा हूं बंसल साहब, आप हमारे बड़े सम्मानित गेस्ट हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक झा जी आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं। दीपक देखिए रमेश जी, हम तथ्यों पे डिस्कस करें। मैं तो कहूंगा घर का वेदी लंका ढाए। सुनिए, अब यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा। और देखिए आडवाणी जी, 1 मिनट, आडवाणी जी कोई राष्ट्र अध्यक्ष के हैसियत से पाकिस्तान नहीं गए थे। पहली बात याद रखिए रमेश जी, ये भाजपा के प्रवक्ता ने जो आज झूठ फैलाया है। कंट्रोल करिए, एक महिला के ऊपर कैसे सब कर रहे हैं। आपकी पहली वो है तो वो हम पे पर्सनल रिमार्क कर रही है। ये आदमी है राधिका जी, अभी कौन सा पर्सनल कमेंट कर दिया? 1 मिनट दीपक झा साहब कंप्लीट करिए अपनी बात। राधिका जी प्लीज। देखिए, मैं राधिका जी से पूछना चाहता हूं, आडवाणी जी क्या राष्ट्र अध्यक्ष के हैसियत से पाकिस्तान गए थे? क्या आडवाणी जी से पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया? क्या अगर वो गए तो सारे के सारे जिन्ना की मजार पे कौन गया भाई? पहले व्यक्ति हैं आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाने वाले। तो कृपया यहाँ पे प्रोटोकॉल का रोना मत रोइए। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा रमेश भाई, जो आपने सवाल किया, सवाल आपका तार्किक है। 1947 में देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो किसने मान्यता दिया इसको राष्ट्रगीत का? भारत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जो लोग नेहरू और पटेल जी में लड़वाना चाहते हैं, नेहरू और वर्सेज अलग बांटना चाहते हैं, भाजपा का इतिहास क्या है बताइए जरा। 40 साल 45 साल पुरानी पार्टी, और आज आपको बता रही कि आप वंदे मातरम कहिए, जय हिंद कहिए, जनगण मन गाइए, तभी आप राष्ट्रभक्त कर रहे हैं। अरे भाई, बड़े ज्ञान की बात कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जरा नीचे उतरिए। भारत का चरित्र गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, और आप अभी ठीक है दीपक झा जी, आपने आरोप लगाया। राधिका बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय समाप्त हो रहा है। फिर मैं कंचना और बंसल साहब के पास जाऊंगा। राधिका जी लाइन में कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब दे दूंगी। भाई साहब, गुरु गुरु ही होता है, जो सिखाता है उसके पास हर चीज का जवाब होता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने शुरुआत करी थी जिन्ना की मजहर पर जाकर। सबसे पहले चुप रहना, जब वो देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे कांग्रेस की सरकार में, मैं इस आदमी के बीच में नहीं बोली। और उनका आज भी आपकी पार्टी में है, बनाया। वो चुप रह, देखिए ये जवाब सुनना नहीं चाह रहे। ठीक है, अभी दीपक झा साहब रुकिए, आपने बात कही, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है राधिका जी, आपका जवाब आ गया। कांग्रेस के नेता थे पहली कांग्रेस की सरकार में, और वो स्वयं रहे। और उसके बाद लेकिन कंचना जी कांग्रेस में है जिन्होंने बताया कि बाटला हाउसिंग काउंटर में कंचना जी, आपको इस बात से हैरानी नहीं हुई कि 40 साल तक संसद में नहीं गाया जाता था साहब हमारा राष्ट्रीय गीत? अब आपको हम तो शुरू अपना ओपनिंग स्टेटमेंट ही दिए कि हमारे आजाद भारत का रेडियो, पहले रेडियो पे पहला गीत चला था। और ऐसे में हमारे देश को 40 साल, ये क्यों नहीं भाई बता देते ये ना कि आरएसएस के कार्यालय पे झंडा क्यों नहीं फहराया जाता, संविधान ये क्यों मानने से मना कर दिया, गीत ये क्यों गाने से मना कर दिया। लेकिन मेरे पास कंचना जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया। बंसल साहब, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, मैं 2 बातें कहूँगा कि नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक हर एक नेता वहाँ अफगानिस्तान गया तो बाबर की मजार पर फूल चढ़ा के आया, लेकिन अयोध्या गया तो भी राम मंदिर के दर्शन करके नहीं आया। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, जिस तरह की बातें अभी हो रही हैं, मुझे बड़ा खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज न्यूज़ नेशन की डिबेट को हाईजैक कर ले गए जो वंदे मातरम विरोधी लोग।
मैं पूछना तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि जो वंदे मातरम और नमस्ते सदा वत्सले में जो अंतर नहीं समझता, मुझे लगता है कि ये दोनों में कोई बहुत ज़्यादा भेद समझता है। अरे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये तो मातृभूमि की वंदना है, वंदे मातरम का एक पर्याय है। और उसके बाद ये कहते हैं विरोधी है। हमको ये तो कहने ये नहीं कि अल्लाह अकबर तो नारा नहीं दिया हमने, आप मुझे कोई जिहाद का नारा तो नहीं दिया हमने कोई, आप कोई भारत विरोधी तो है नहीं, वो तो है ही भारत माता की वंदना। लेकिन इनको कौन समझाए, समझ में नहीं आता। लेकिन क्या है कि रमेश जी, मुझे बड़ा दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है आपके चैनल पर कि मैं इस आपके डिबेट के काबिल नहीं हूं। मैं क्षमा के साथ बंसल साहब, मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप लोग विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? फिर विष्णु प्रसाद को बुलाने की आवश्यकता आप लोग विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? सही कह रहे हैं। मैं नहीं खेला, मैं नहीं खेला। मैं देखिए, मैं इस डिबेट में बिल्कुल अल्पसंख्यक था। सारे राजनीतिक दलों को आपने बुलाया और देखिए जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं ना, ये मैं किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन जिस तरह से भाषा का प्रयोग मेरे विरुद्ध करवाया है ना आपने, वो बेहद संवेदनशील है। मैंने आपके विरुद्ध कुछ नहीं करवाया बंसल साहब, ऐसा मत करिए। आप मेरे बड़े सम्मानित पैनलिस्ट हैं और मैं सबसे निवेदन करता हूं अपने पैनलिस्ट के प्रति हमारे अंदर एक सद्भावना का भाव होना चाहिए, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। इन्होंने और बंसल साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आज से नहीं, मैं 2004 से डिबेट कर रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं, 2004 से डिबेट कर रहा हूं। मैंने कई पॉलिटिशियन देखे, लेकिन आज के हालात जो मैं देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। मैं जानता हूं और मैं माफी चाहता हूं। मेरे पैनलिस्ट जो हैं वो सुषमा स्वराज तक रही हैं। मैं माफी चाहता हूं आपसे। ऐसे मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग भी रहे हैं, आपके अरुण जेटली साहब रहे हैं, और लेकिन इस तरह के हालात मैंने कभी नहीं देखे जो मैं आज बहुत व्यक्तिगत देखता हूं। Download our News Nation